हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आ गए क्लास 6 एनसीईआरटी एसएसटी के चैप्टर नंबर 4 पे जो अपना चल रहा था उसमें आज हम कवर करने वाले हैं सीजन्स को। कौन से टॉपिक को? सीजन्स, ऋतुओं। हम ऋतुएं जो हैं, ऋतुएं को जो ऋतु जो होती है उनको कवर करेंगे आज। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जाना था टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में, अर्थ की जो मूवमेंट टाइप्स थे उनके बारे में जाना था, जिसमें हमने डेली और जो एनुअल टाइप्स मूवमेंट टाइप्स थे उनको पढ़ा था, जिसमें रोटेशन एंड रिवोल्यूशन वो कंप्लीट हो गया था। एक जो 24 आवर्स के अंदर जो पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर रिवोल्ट कर रही थी, और एक 365 एंड 6 आवर्स के अंदर जो रिवोल्यूशन कर रही थी, उसको हमने क्लियर कर लिया था स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आगे। देखिए क्या कहता है स्टूडेंट्स। सीजन्स की बात करें, ऋतुएं की बात करें, जो ऋतु जो होती हैं उनमें हम देखते हैं यू नो दैट द अर्थ इज इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मीन्स झुकाव होना, किसी चीज़ का अपनी किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना। At 23.5 on its axis, this inclined position, it revolves around the sun while rotating around its own axis। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपने जो उसका जो एक्सिस है, अपना जो उसका अक्ष है, उस पर कितने इंक्लाइंड है, कितनी डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष के ऊपर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है इन दिस इंक्लाइन पोजिशन इट रिवोल्व अराउंड द सन। और जो पृथ्वी जो है इस झुकी हुई स्थिति में क्या करती है, इस इंक्लाइन पोजिशन में क्या करती है पृथ्वी? इट रिवोल्व्स अराउंड द सन। ये क्या करती है? सूर्य की चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। हम सूर्य की चारों ओर अपनी जो कक्षा है उसमें क्या करती है? परिक्रमा करती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या कहता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। इट्स ऑन एक्सिस अपनी आगे बात करें। सिंगल साइकिल ऑफ सीजन्स ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ हेमिस्फीयर डिपेंड अपॉन द अर्थ्स रिवोल्यूशंस अराउंड द सन। देखिए क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करता है, कहता है कि उत्तरी, हम बात करें विशेष तौर पर किसके, जो सिंगल साइकिल ऑफ सीजन्स की ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ हेमिस्फीयर। हम बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर और जो साउथ हेमिस्फीयर हैं उनमें जो सीजन्स हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी जो गोलार्ध हैं, इसे हेमिस्फीयर में पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। हेमिस्फीयर मीन्स गोलार्ध। पृथ्वी जो होती है इस टाइप से होती है और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो अपर पार्ट होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो साउथ पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट होता है वो साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या कहता है। तो कहता है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ऋतुओं का एक साइकिल जो होता है, ऋतुओं का एक चक्कर जो होता है, वो अर्थ द्वारा की गई जो सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर होता है। पृथ्वी जो सूर्य की चक्कर लगा रही है उस पर डिपेंड करता है वो, अपॉन द अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन ड्यूरिंग वन पीरियड, जिसमें हम बात करें स्पेशली मार्च टू सितंबर की। सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन द नॉर्दर्न ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द अर्थ। इन अदर टर्म्स हम बात करें बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव स्ट्रेट सन रेज। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ स्टूडेंट्स। ये कहता है यहाँ आपको कि पृथ्वी जो अर्थ जो है वो एक वर्ष में, हम बात करें मार्च माह से सितंबर महीने की बात करें, मार्च टू सितंबर की बात करते हैं अपन, तो पृथ्वी जो है वो क्या करती, मार्च से सितंबर माह के बीच में, जो महीनों के बीच में, मार्च से सितंबर के बीच में सूर्य की सीधी जो किरण है ना, सनरेज जो हैं, वो कहाँ पर गिरती हैं? उत्तरी उष्ण कटिबंध क्षेत्र, अर्थात हम बात करें विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में गिरती हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपकी अर्थ, और हम बात करें मार्च टू सितंबर की, तो ये हो गया आपकी विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री बोला गया मैंने, भूमध्य रेखा भी इसको बोला जाता है। और ये 23.5 डिग्री जो होगी यहाँ पर लगभग उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसको कर्क रेखा बोला जाता है। तो मार्च टू सितंबर की हम बात करें, मार्च से लेकर के सितंबर की हम बात करें यहाँ पर इन महीनों की, तो इनमें जो सनरेज हैं वो कहाँ पर गिरती हैं? सीधी यहाँ पर गिरती हैं। इन दोनों के जो बीच में जो लगभग सनरेज हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गिरती हैं। तो इस वजह से देखो क्या कहता है, जो विषुवत रेखा जिनको बोला गया है 0 डिग्री की भूमध्य रेखा और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके बीच में गिरती हैं। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें आगे समझने की कोशिश करें। कहता है इन द अदर टर्म्स एरिया बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्ट्रेट सनरेज। बिल्कुल ये देखो इससे सीधी यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्ट्रेट सनरेज पहुँच रही। ड्यूरिंग दिस पीरियड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज समर वाइल। अच्छा, इस समय क्या होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब इस इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर से ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, हैज समर। यहाँ पर तो क्या होंगी इस समय, मार्च से सितंबर के बीच में, यहाँ पर तो कहता है समर होंगी, गर्मी होगी।
कब, मार्च से सितंबर के बीच में। वाइल सदर्न हेमिस्फीयर, जबकि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें 0 डिग्री इक्वेटर से हम नीचे की बात करें इस एरिया की, तो कहता है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा वाइल सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ विंटर सीजन्स। यहाँ पर कैसी मौसम रहेगा, यहाँ पर मौसम रहेगा शीत ऋतु का। कैसा रहेगा, नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध में तो रहेगा गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फेयर में रहेगा शीत ऋतु होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो पार्ट है ऊपर वाला जो पार्ट वो सीधा किसके उसमें आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, ये सूर्य के संपर्क में आ रहा है। सूर्य यहाँ पर अपनी सीधी किरणें इस तरीके से गिरा रहा है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो आधा हिस्सा पृथ्वी का जो बच जाता है, तो इसमें सूर्य की जो सनरेज है स्ट्रेट पहुँच नहीं पाती, तो यहाँ पर क्या रहती, सर्दी रहती। ऐसे जो ये घूमती हुई जो पृथ्वी जो गति करती थी, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है सूर्य के सामने आएगा तो यहाँ पर गर्मी रहेगी, जो नदर्न हेमिस्फीयर है उत्तरी गोलार्ध, इस पर क्या हो जाएगी, फिर सर्दी हो जाएगी। ऐसे ये सब किस पर डिपेंड करता है, पृथ्वी की घूमने पर डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें अब आगे क्या कहता है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपके। अब देखिए यही स्थिति जब मान लीजिए आगे हम बात करें, यहाँ पर आ जाइए। सिमिलरली कहता है कि यही स्थिति समान रूप से जब कहाँ बन रही है, यही स्थिति समान रूप से बन जाएगी अब इन महीनों में। सिमिलरली एरियाज ऑफ सदर्न ट्रॉपिक एरिया बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस डायरेक्ट सन रेज। देखो वही बात यहाँ पर फिर से समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, और इस तरीके से हम इसको वो करें, अर्थ को डिवाइड कर देते हैं हम बीचों बीच में, तो कहता है कि यही स्थिति जब सितंबर माह से मार्च माह, अभी तो हमने मार्च से सितंबर पढ़ा, फिर हम सितंबर से वापस मार्च माह के बीच में सूर्य की जो रेज है, जो सीधी किरण है, वो कहाँ पर गिरेंगी, दक्षिणी उष्णीय कटिबंध क्षेत्र, या हम जिसको बोल सकते हैं 0 डिग्री लाइन से, भूमध्य रेखा से, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जिसको मकर रेखा बोला जाता है, 23.5 डिग्री जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पर लगभग जो 23.5 डिग्री पर जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोला जाता है, मकर रेखा, और यहाँ पर जो 23.5 डिग्री पर उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। तो अभी तो हमने ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की थी। अब जब सूर्य की किरणें जो सन रेज है वो यहाँ पर गिरेंगी सीधी की सीधी, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो इनके बीच में गिरती हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर उत्तरी गोलार्ध में तो जब यहाँ गिर रही हैं, जो धूप जहाँ ज़्यादा गिरेगी वहीं तो गर्मी होगी, जब यहाँ ज़्यादा गिर रही थी इधर, तो क्या हो जाएगी इस एरिया के अंदर, इस एरिया में तो हो जाएगी क्या, गर्मी। कैसे, समर सीजन्स यहाँ पर रहेगा। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला जो पार्ट उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा शीत ऋतु आ जाएगी। समझ पा रहे होंगे आप। आगे बढ़ते देखें आगे क्या कहता है, ये हुआ क्लियर आपका। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते थे, देखिए आगे क्या कहता है। आगे बढ़े तो ये आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की भी कोशिश की गई कि सन है बीच में, पृथ्वी रोटेट कर रही है, अर्थ जो अपनी ऑर्बिट पे जो सदर्न सोलस्टिस हैं, इक्वेटिकल सीजन्स हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया। पृथ्वी का जो परिक्रमण कक्ष हुआ, या उत्तरी और दक्षिणी जो आयनात जिसको बोला जाता है, या विश्व या जो ऋतुएं हुई, वो सारी यहाँ पर कैसे कैसे बनती है वो सब दिखाया गया है। इसको हम ऑफलाइन के साथ क्लास में विद द हेल्प ऑफ बोर्ड समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं तो देखें क्या कहता है। अब आगे कहता है कि देखो आगे आपको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं जीके से रिलेटेड, जो आपकी बड़ी अच्छी काम की चीज़ें, वो बताने की कोशिश करता है कि जो सन जो अर्थ है 21 मार्च को जब क्या करती है, 21 मार्च को इक्वेटर्स रिसीव डायरेक्ट सन रेज। देखो कि आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि किस मार्च को, हम अभी मार्च टू सितंबर पढ़ रहे थे, तो 21 मार्च को सूर्य की जो रेज है, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर गिरती हैं, इक्वेटर लाइन पर। सबसे सीधी किरणें कब गिरती हैं, सबसे मतलब 21 मार्च को क्या होगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, कहाँ पर, 0 डिग्री पर, ठीक है। और इस दिन जो होता है यह जो ऑन दिस डे द अर्थ हैज़ सिमिलर ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इस दिन दिन रात बराबर होते हैं। इट इज़ नोन एज नदर्न इक्वेटिकल और स्प्रिंग इक्वेटिकल। देखो क्या कहा जाता है इसको, क्या बोला जाता है, इसको उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहा जाता है। ओके, आगे हम बात करें। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज़ नाइदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट। ना तो ज़्यादा गर्मी और ना तो ज़्यादा सर्दी और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ स्प्रिंग वाइल सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर सीजन। इस समय क्या हो रहा होता है, 21 मार्च के आसपास की बातें बता रहा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर तो बसंत ऋतु आ जाती है। क्या कौन सी ऋतु आ जाती है, स्प्रिंग आ जाती है।
बसंत ऋतु, फूल खिल जाते हैं चारों तरफ। और आप देखें, और इसके अलावा सदर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च के आसपास क्या रहेगा, विंटर सीजन रहेगा। क्या रहेगा वहाँ पर, सर्द ऋतु रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ सनराइज पहुँच ही नहीं पा रही, तो जाहिर सी बात है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं तो क्या कहता है, 21 मार्च के बाद में सूर्य की जो सनरेज है ना, वो धीरे धीरे कहाँ, कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं। आफ्टर 21 मार्च क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेट सनरेज हैं, जो सीधी सूर्य किरणें 21 मार्च को कहाँ पर गिर रही थी, ये था आपका अर्थ, और ये था मान लीजिए 21 मार्च को सूर्य की किरणें, मान लीजिए ये मार्च का समय चल रहा है, तो यहाँ पर गिर रही हैं सीधी, कहाँ पर, इक्वेटर पर। ठीक है। अब क्या कहता है 21 मार्च के बाद में, क्या कहता है कि धीरे धीरे स्लोली जो सनरेज हैं वो कहाँ की तरफ, कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं। किसकी तरफ? जो कर्क रेखा यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री थी, अब धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। ऑन 21 जून डायरेक्ट सन रेज फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अब आगे कहता है कि 21 जून को सीधी किरणें जो है सूर्य की, वो कहाँ पर गिरेंगी, कर्क रेखा पर गिरती हैं। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ये भी आपके लिए अच्छी बात बताता है। दिस डे इज लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे, हम भारत जो है अपना, वो कौन सी पोजीशन, भारत की पोजीशन लगभग यहाँ उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो होता है 21 जून की बात करते हैं। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। ओके स्टूडेंट, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तो हो ही जाता था। इसके हम उल्टा बात करें, कॉन्टेम्प्रेरी हम देखें तो क्या कहता है भाई, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो गया, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे लंबी रात होती है। देखो बताने की कोशिश आप समझें कि कहता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लॉन्गेस्ट नाइट होती है। यहाँ पर सबसे लंबी रातें होंगी 21 जून को, और यहाँ पर 21 जून को सबसे, इसके बिल्कुल अपोजिट समझिए। जहाँ दिन बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ रात छोटी होगी। तो वहीं पर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, 21 जून को सबसे बड़ा दिन है, तो सबसे छोटी रात भी 21 जून को ही होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सबसे बड़ी रात कहाँ हो रही होगी, फिर वो हो रही होगी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होगी। आगे हम चलें तो आगे देखें क्या कहते हैं। आफ्टर 21 जून सन स्लोली मूव टू कैंसर टुवार्ड्स द इक्वेटर्स। और कहता है 21 जून के बाद में जो सनरेज है स्लोली मूव फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवार्ड द इक्वेटर, वापस किधर मूव कर देती हैं। 21 जून के बाद में सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से और फिर विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं, और फिर वो जाएंगी कहाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी। अब ये जो आपकी अर्थ थी, यहाँ थी आपके 0 डिग्री, ये था आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। वापस इधर से आएंगे तो ये इधर जाएंगी, सनरेज जो इधर जाएंगी, कहाँ जाएंगी, इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे मूव करें सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो कहता है धीरे धीरे उधर मुड़ती। ऑन 23 सितंबर डायरेक्ट सन रेज फॉल ऑन द ऑफ द इक्वेटर। और कहता है कि जो धीरे धीरे विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है, और 23 सितंबर को जो सन रेज हैं वो फिर से विषुवत रेखा पर गिरती है। जब वापस इधर से लौटेंगी तो फिर से कब, 23 सितंबर को। तो कौन सी 2 डेट हुई जब सनरेज जो है उसके ऊपर गिर रही है सीधी की सीधी, वो ही 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को भी इक्वेटर लाइन पर बिल्कुल स्ट्रेट जो सनरेज थी वो गिर फॉल हो रही थी, और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर लाइन के ऊपर सनरेज जो है वो सीधी गिरती है आकर के, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। ओके, आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, फिर क्या होगा, दिन जो है पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को भी फिर वही हाल है। तो यहाँ पर दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको बोला क्या जाएगा, जैसे ऊपर इट इज नोन सदर्न इक्वेनोटिकल, इसको क्या बोला जाएगा, इसको दक्षिणी विषुव बोला जाएगा। और हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो यहाँ पर विंटर सीजन होगा। उत्तरी को अब यहाँ पर गिर रही हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गर्मी होगी, और ऊपर क्या होगी, ठंड होगी। तो वहाँ पर विंटर सीजन हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। हम आगे बढ़े, देखिए तो क्या कहता है। कहता है अब हम पहुँच चुके हैं आगे। तो आगे कहता है कि 23 सितंबर के बाद में, कब की बात करता है, 23 सितंबर के बाद की बात करता है। तो क्या कहता है, देखें समझने की कोशिश करें। कहता है आफ्टर 23 सितंबर डायरेक्ट सन रेज स्लोली मूव टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अब क्या हुआ, 23 सितंबर को जब सूर्य की जो किरणें थी वो 23 सितंबर को यहाँ 0 डिग्री पर थी, अब वो किसकी तरफ मूव करेंगी, जो सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, उसकी तरफ चलेंगी अब आगे। तो आगे उसकी तरफ मूव करती हैं। तो देखो क्या कहता है, सीधी गिरती हैं। ओके, 23 सितंबर के पश्चात फिर क्या होगा, सूर्य की जो किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती हैं। क्या कहता है, सितंबर सन रेज स्लोली मूव टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ
Capricorn, and on 22nd दिसंबर इट रिसीव डायरेक्ट सन रेज। और मकर रेखा पर के जैसे 21 जून को कर्क रेखा पर गिर रही थी सीधी किरण, ऐसे ही 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जाकर सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं। कब? 22 जून को। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को सीधी गिरेंगी मकर रेखा के ऊपर, मकर रेखा पर गिरती है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में क्या, अब देखो दक्षिणी गोलार्ध का सदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, ये होगा सदर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे होगा, सबसे लंबा दिन होगा। क्या होगा? सबसे लंबा दिन होगा। जैसे 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर का हो रहा था, ऐसे ही 22 जो दिसंबर है उसको क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा। और वाइल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज लॉन्गेस्ट, तो उल्टा उसका क्या होगा, तो सबसे लंबी रात कहाँ होनी है। जैसे 21 जून को जब वहाँ पर हो रहा था तो यहाँ पर नीचे क्या हो रही थी, सबसे लंबी रात हो रही थी। तो अब ऐसे यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो वहाँ पर सबसे बड़ी रात होनी है। आप समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा ज़्यादा कुछ डेट है नहीं, दो ही यहाँ पर डेट मेंशन की गई है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो आप याद रखें कि जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर फॉल होती है, इक्वेटर लाइन के ऊपर, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इनमें क्या होते हैं, इनमें दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, और बचा क्या आपका, बचा आपका 21 जून और आपका 22 दिसंबर। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे। तो जहाँ पर गिरेंगे उस दिन वहाँ सबसे लंबा दिन, और जहाँ नहीं गिरेंगी उसके अपोजिट वहाँ सबसे लंबी रात। तो ठीक है, दो ही डेट मेंशन है, 21 मार्च 23 सितंबर और 21 जून और 22 दिसंबर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है देखें। अब कहता है कि 22 दिसंबर के बाद में हम बात करें, आफ्टर 22 दिसंबर डायरेक्ट सन रेज मूव फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द इक्वेटर एंड ऑन द, अब धीरे धीरे फिर वापस वही साइकिल चलता रहेगा। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए इधर इधर थी 22 दिसंबर को यहाँ पर थी इसके ऊपर, अब वापस इधर चल रही फिर ये साइकिल, फिर इधर इधर, तो ये चक्कर चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से कहता है कि आफ्टर 22 दिसंबर डायरेक्शन मूव द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑफ द इक्वेटर ऑन द 21 मार्च डायरेक्शन रेज फॉलो ऑन द इक्वेटर। क्या हुआ, 22 दिसंबर के बाद में जो सूर्य की किरणें हैं वो धीरे धीरे मकर रेखा से फिर किधर चलती चल जाएंगी, ऊपर की तरफ 0 डिग्री पर पहुंचेंगी, और फिर ऊपर, फिर और ऊपर चलती जाएंगी, और 21 मार्च को फिर कहाँ पर पहुंच जाएंगी, हम बात करें तो वो विषुवत रेखा पर सीधी गिरेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर का जो डेट फिक्स है। इस दिन क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगी, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से ये जो पूरा परिक्रमण होता है 1 वर्ष में पूरा होता है। कहता है कि जो सिमिलरली ऑन द हैंस वाइल पासिंग थ्रू वेरियस सीजन्स अर्थ कंप्लीट्स दिस वन रिवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट इन ए ईयर। इस तरह से क्या होता है, ये जो परिक्रमण है 1 वर्ष में पूरा होता है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। चलो ये जो टॉपिक बचा है सोलर एंड लूनार इक्लिप्स, इसको भी क्लियर कर देते, फिर आपका चैप्टर दी एंड हो जाएगा। देखते हैं, सोलर एंड लूनार इक्लिप्स की बात करते हैं अपन। सोलर सूर्य और लूनार चंद्र इक्लिप्स ग्रहण, इनकी बात करेंगे। सूर्य और चंद्र ग्रहण की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या कहता है, सोलर एंड लूनार इक्लिप्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्पेक्टुलर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स एंड साइंटिस्ट आर ऑलवेज क्यूरियस टू ऑब्जर्व देम। देखो क्या कहता है कि जो सूर्य ग्रहण है, जो सोलर है, जो लूनार इक्लिप्स है, ये बहुत ही रोचक तथा हम बात करें तो ये एक स्पेक्टुलर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं, जैसे कि बड़ी खगोलीय घटनाएं हैं ये, जिसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा क्या रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। वैज्ञानिक जो होते हैं हमेशा उत्सुक रहते हैं इनको समझने के लिए, देखने के लिए। वाइल मूविंग इन द दियर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट एट वन पॉइंट टाइम द सन, द मून एंड द अर्थ कम टू इन स्ट्रेट लाइन। देखिए क्या कहता है कि भाई क्या होता है, पृथ्वी व चंद्रमा अपनी अपनी कक्षा पर अपनी अपनी क्या कर रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट के ऊपर परिक्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और घूमने के दौरान एक स्थिति में ऐसी भी आती है कि जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, आपको पता है सूर्य की चक्कर लगाती पृथ्वी, पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो अब जब मान लीजिए ये सन है, ये आपकी क्या है, अर्थ है, और ये है मून, ये कभी ना कभी एक पोजीशन में आ जाते चक्कर लगाते लगाते इस तरीके से। तो क्या होता है जिस दिन ये इस तरीके से पोजीशन पे आते हैं, तो कहता है, आप देख भी पा रहे हो सोलर इक्लिप्स कैसे होता है। तो जब एक स्थिति में आ जाएंगे, सीधी रेखा में आ जाएंगे तीनों के तीनों, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो चंद्रमा जो है, मून जो है वो अर्थ, चंद्रमा, पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाता है। कौन, चंद्रमा जो है ना, वो कह रहा नेशंस सिचुएशन व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द
सन एंड द अर्थ। किसके बीच में आ जाए चंद्रमा? सूरज और पृथ्वी के बीच में जो चंद्रमा आ जाता है, गौर से सुनना, सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा क्या हो जाती है? ये है सूरज, क्या है? सन। सूरज और कहता है पृथ्वी के बीच में ये है मान लीजिए आपकी अर्थ, और इनके बीच में क्या आ गया? मून आ गया। चक्कर लगाते लगाते ऐसे मून आ। अब ये जो रेज आ रही थी यहाँ पर कुछ समय के लिए, सूर्य की जो किरणें थी वो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाएंगी क्योंकि बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर अंधेरा हो जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? उसको देखो आगे क्या कहते हैं, समझो स्टूडेंट्स। और कहते हैं ये रोक देगा, अवरुद्ध कर देगा, बार्स कर देगा उन चीज़ों को। तो जैसे वो रेज जो है बार हो जाएंगी, रुक जाएंगी, तो देखो स्टूडेंट्स आगे क्या कहते हैं, जैसे वो सूर्य की जो किरणें हैं वो रुक जाएंगी, तो रुकने के बाद में स्थिति कैसी हो जाएगी? ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, और इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? फिर सूर्य ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो आगे आपको समझाने की भी कोशिश की गई कि इस स्थिति को हम कहेंगे जब बाहर हो जाएंगे तो सच सिचुएशन इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। इसको सोलर इक्लिप्स बोला गया, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की जो रोशनी वो पृथ्वी के ऊपर पहुंच नहीं पाती, तो ऐसी स्थिति को सोलर इक्लिप्स बोला गया है। सम पार्ट विटनेस कंप्लीट वाइल अदर्स कैन व्यू पार्शियल सोलर इक्लिप्स। देखो कुछ जो कहता है कि हम बात करें पृथ्वी का कुछ भाग जो है ना, किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और किसी में पार्शियल जो है, आंशिक जो ग्रहण वही देखा जा सकता है। इस प्रकार जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, ऐसे ही मान लीजिए सिमिलरली जैसे ये ऊपर पड़ा था, ऐसे ही व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, जब ये सूर्य है और ये चंद्रमा है मान लीजिए, इनके बीच में क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। क्या आ गई? पृथ्वी भी तो चक्कर लगा रही सूर्य के, इनके बीच में जो पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? फिर सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ पर नहीं पहुँच पाती? फिर चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाती। कहाँ पर नहीं पहुँच पाती? चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाती, क्योंकि बीच में कौन आ गई? पृथ्वी आ गई। तो उसको बोला जाता है चंद्र ग्रहण। क्या बोला जाता है? चंद्र। तो हमेशा याद रखिए सूर्य ग्रहण के अंदर क्या होता है? कौन बीच में आता है? चंद्रमा बीच में आता है। और चंद्र ग्रहण के अंदर कौन बीच में आता है? पृथ्वी बीच में आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? लूनार इक्लिप्स भी बोला जाता है। इसको ही हम कहते हैं चंद्र ग्रहण की स्थिति कही जाती है। तो ये जो चैप्टर था अपना ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। आपका जो चैप्टर नंबर कंप्लीट कर दिया हमने, जो 4 था। नेक्स्ट वीडियो में हम होमवर्क से रिलेटेड बातें करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं जा करके। आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।